नमस्ते मेरे प्यारे श्रोताओं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी का नक्शा ही बदल सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास सब कुछ है? अच्छा घर, अच्छी नौकरी, महंगा फोन, ऐसी कार, फिर भी मन में एक खालीपन है, जैसे कोई चीज छूट गई हो। ये वही एहसास है जिसने माइकल ईस्टर को द कंफर्ट क्राइसिस लिखने पर मजबूर कर दिया। और मैं आपको बता दूं, ये किताब कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये एक ऐसा आईना है जो हमारी सुविधा प्रिय जीवन शैली की सच्चाई दिखाता है। सोचिए, पिछली बार आपने बिना गूगल मैप के कोई नई जगह कब ढूंढी थी? या फिर बिना जोमेटो के खाना ऑर्डर किए खुद पकाया था? हम इतने आराम तलब हो गए हैं कि थोड़ी सी असुविधा हमें बेचैन कर देती है। ईस्टर इसे कंफर्ट क्राइसिस कहते हैं, एक ऐसा संकट जहां हमारी सारी सुविधाएं हमें कमजोर बना रही हैं। यह किताब 3 बड़े सवाल उठाती है। पहला, क्या हमारी आधुनिक जीवन शैली हमें खुश कर रही है या और उदास? दूसरा, क्यों हमारे पूर्वज ज्यादा कठिनाइयों के बावजूद ज्यादा संतुष्ट थे? और तीसरा, कैसे हम थोड़ी सी असुविधा को अपनाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस किताब को शुरू से आखिर तक समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे कोल्ड शॉवर, फास्टिंग और आउटडोर एडवेंचर जैसी चीजें आपको मेंटली और फिजिकली मजबूत बना सकती हैं। ये कोई थ्योरी नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको बताएगा कि कैसे थोड़ी सी असहजता आपको सबसे ज्यादा कंफर्ट दे सकती है। चलिए शुरू करते हैं यह सफर। अध्याय 1, द ह्यूमन बॉडीज मिसिंग मैनुअल। कल्पना कीजिए कि आपने एकदम नई चमचमाती कार खरीदी, लेटेस्ट मॉडल, जिसमें हर तरह का फीचर है। लेकिन जब आप उसे घर लाते हैं तो पाते हैं कि उसके साथ कोई मैनुअल नहीं आया। ना बताया गया कि कितनी बार तेल बदलना है, ना ये कि कब ब्रेक पैड चेक करने हैं, ना ही ये कि इंजन को ओवरहीट होने से कैसे बचाएं। आप क्या करेंगे? शायद कुछ दिन तो चलाएंगे, लेकिन जल्द ही गाड़ी अटकने लगेगी, आवाजें आने लगेंगी और एक दिन वो बीच सड़क पर खड़ी हो जाएगी। तब आप कहेंगे, ये गाड़ी तो बेकार है। लेकिन असल में गाड़ी बेकार नहीं थी, आपके पास उसका मैनुअल नहीं था। यही हाल हमारे शरीर का है। ये सबसे उन्नत मशीन है जो कभी बनी है। इसका इंजन, हृदय बिना रुके दशकों तक चलता है। इसका कूलिंग सिस्टम, पसीना, खुद को एडजस्ट करता है। और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, दिमाग, इतना पावरफुल है कि इसने चांद पर इंसान भेज दिया। लेकिन फिर भी इस मशीन के साथ कोई मैनुअल नहीं आता। हमें स्कूल में गणित, विज्ञान, इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता कि हमारी पीठ के निचले हिस्से में दर्द क्यों होता है, हम क्यों थक जाते हैं, हमारी आंखें क्यों सूखती हैं, हम क्यों बेचैन हो जाते हैं। ये अध्याय इसी मिसिंग मैनुअल की बात करता है और इसकी शुरुआत एक बहुत ही रोचक उदाहरण से होती है। द कंफर्ट क्राइसिस नाम की इस किताब के लेखक माइकल ईस्टर बताते हैं कि कैसे हमारी आधुनिक दुनिया ने हमें इतना आरामदायक बना दिया है कि हमारा शरीर भूल गया है कि उसे कैसे काम करना है। लेखक एक बहुत ही मजेदार संवाद लिखते हैं। कल्पना कीजिए, एक आदमी डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी पीठ में बहुत दर्द रहता है। डॉक्टर कहते हैं, आप कितने घंटे बैठते हैं? दिन में 10-12 घंटे, ऑफिस में कुर्सी पर, फिर घर पर सोफे पर। डॉक्टर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तो आपकी पीठ को दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उसे बहुत ज्यादा आराम दे रहे हैं। आपकी पीठ की मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं, उन्हें काम करने की जरूरत है। यह सुनकर वो आदमी हैरान रह जाता है। उसे लगता था कि आराम अच्छी चीज है, लेकिन सच ये है कि हमारा शरीर उपयोग करने के लिए बना है, संरक्षित करने के लिए नहीं। अध्याय 2, द स्कैरसिटी लूप एंड द डोपामाइन ट्रैप। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक कैसीनो में बैठे हैं। सामने एक स्लॉट मशीन है। आपने एक सिक्का डाला, लीवर खींचा और कुछ नहीं हुआ। फिर एक और सिक्का, फिर कुछ नहीं। तीसरी बार में मशीन बजने लगती है, लाइटें चमकती हैं और आपको थोड़े से सिक्के मिलते हैं। आपका दिल धड़कता है, आप फिर से खेलना चाहते हैं। ये कोई संयोग नहीं है,
ये एक जाल है और इस जाल का नाम है स्कार्सिटी लूप। यह अध्याय हमारे दिमाग के उस बटन के बारे में है जिसे दबाने पर हम खुद पर से नियंत्रण खो देते हैं। यह वही बटन है जो हमें सुबह 2 बजे तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करवाता है, जो हमें एक और एपिसोड देखने के लिए मजबूर करता है, जो हमें उस चॉकलेट बार तक ले जाता है जिसे हम खाना नहीं चाहते थे। लेखक बताते हैं कि कैसे एक कंपनी ने एक गेम डिजाइन किया। गेम में एक पात्र था जो एक पेड़ के नीचे खड़ा था। खिलाड़ी को बस इतना करना था कि पेड़ पर क्लिक करे। हर क्लिक पर पात्र एक सेब तोड़ता। पहले 10 सेब आसानी से मिल जाते, फिर सेब मिलना कम हो जाता। कभी कभी एक सेब मिलता, कभी कभी नहीं, लेकिन जब मिलता तो एक विशेष ध्वनि होती, एक चमक होती। खिलाड़ी को एक छोटा सा पुरस्कार मिलता। यह गेम इतना आदी बनाने वाला था कि लोग घंटों बैठकर उस पेड़ पर क्लिक करते रहते। वे जानते थे कि यह बेवकूफी है। वे रुकना चाहते थे, लेकिन रुक नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग डोपामाइन के जाल में फंस गया था। डोपामाइन को अक्सर खुशी का रसायन कहा जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। डोपामाइन खुशी नहीं है, डोपामाइन इच्छा है। ये वह रसायन है जो कहता है और चाहिए। जब आप उस स्लॉट मशीन का लीवर खींचते हैं और सिक्के गिरते हैं तो आपको जो झटका लगता है वह डोपामाइन है। यह आपको बताता है कि आपने कुछ पाया है और अब और पाने की कोशिश करो। स्कार्सिटी लूप 3 चीजों से बनता है। अवसर एक मौका है कि आपको कुछ मिल सकता है। अप्रत्याशित पुरस्कार आप नहीं जानते कि कब मिलेगा। तेज पुनरावृत्ति, आप जल्दी से फिर से कोशिश कर सकते हैं। यह वही फॉर्मूला है जो सोशल मीडिया कंपनियां, गेम डिजाइनर और यहां तक कि ई-कॉमर्स साइटें इस्तेमाल करती हैं। हर बार जब आप अपना फोन उठाते हैं और एक नया नोटिफिकेशन देखते हैं तो आपको डोपामाइन की एक छोटी खुराक मिलती है। आप नहीं जानते कि वह नोटिफिकेशन क्या है, कोई प्यार करने वाला संदेश या कोई स्पैम, लेकिन आपको पता लगाना है। यह अप्रत्याशित पुरस्कार है। लेखक एक और उदाहरण देते हैं। एक आदमी था जो हर शाम टीवी देखते हुए अपने फोन पर एक गेम खेलता था। वह गेम था कैंडी क्रश। वह सोचता था कि यह एक निर्दोष मनोरंजन है, लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसने पिछले महीने में 40 घंटे वह गेम खेलने में बिताए थे। 40 घंटे, वह समय जो वह अपने बच्चों के साथ बिता सकता था, या किताब पढ़ सकता था, या बस सो सकता था। उसने सोचा यह तो सिर्फ एक गेम है, लेकिन यह गेम नहीं था, यह एक डोपामाइन ट्रैप था। दोस्तों, यह अध्याय हमें एक सीधा सवाल पूछने पर मजबूर करता है। आप किस चीज के गुलाम हैं? हो सकता है कि आप सोशल मीडिया के गुलाम हो सकता है कि आप वर्क ईमेल के गुलाम हो सकता है कि आप उस आदत के गुलाम हो जहां आप हर 5 मिनट में अपना फोन चेक करते हैं बिना किसी वजह के। लेखक कहते हैं कि इस जाल से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, जागरूकता। जब आप पहचान लेते हैं कि आप एक लूप में फंसे हैं तो आप उसे तोड़ सकते हैं। वे एक सरल तकनीक सुझाते हैं, 10 सेकंड का नियम। जब भी आप अपना फोन उठाने वाले हों या कोई और आदत करने वाले हों तो बस 10 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें, अपने आप से पूछें, क्या मुझे सच में यह चाहिए? यह छोटा सा विराम आपके डोपामाइन लूप को तोड़ सकता है। यह आपको मशीन से इंसान बनने का मौका देता है। याद रखिए, यह अध्याय हमें बताता है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर के उस छोटे से बटन से है जो कहता है और चाहिए। तो आज रात जब आप अपना फोन उठाएं तो रुकिए, सोचिए, क्या आप सच में वह नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं या आप सिर्फ उस डोपामाइन की खुराक के भूखे हैं? यह निर्णय आपका है। अध्याय 3, द आर्ट ऑफ बोर्डम एंड द पावर ऑफ डिस्कम्फर्ट। तो मित्रों, आइए हम बात करते हैं उस चीज के बारे में जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं। वो चीज जिससे हम दिन रात भागते हैं। वो चीज जिसे हम अपने फोन, अपनी रील्स, अपनी चाय कॉफी और बेकार की बातों से ढकने की कोशिश करते हैं। हां, मैं बात कर रहा हूं बोरियत की, और उससे भी ज्यादा डरावनी चीज, असुविधा। माइकल ईस्टर ने अपनी किताब द कंफर्ट क्राइसिस में इस अध्याय में एक बहुत ही गहरी बात कही है। वो कहते हैं, हमने अपनी जिंदगी को इतना आरामदायक बना लिया है
कि हमने अपनी इंसानियत का एक बहुत जरूरी हिस्सा खो दिया है। हम हर तरह की तकलीफ से बचना चाहते हैं, ठंड से, गर्मी से, भूख से और सबसे बढ़कर बोरियत से। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही बोरियत, यही असुविधा हमारे दिमाग के लिए वैसी ही है जैसे जिम में पसीना बहाना हमारे शरीर के लिए। ईस्टर लिखते हैं कि उन्होंने एक बार एक बहुत बड़े बिजनेस के सीईओ से बात की। वो आदमी दुनिया की हर सुविधा से घिरा हुआ था, प्राइवेट जेट, लग्जरी होटल, हर वक्त उसके लिए खाना तैयार, लेकिन वो बेचैन था। उसने ईस्टर से कहा, माइकल, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं कभी शांत नहीं बैठ पाता। मुझे लगता है कि मैं अपनी ही जिंदगी में कैद हूं। ईस्टर ने उससे पूछा, आखिरी बार आपने बिना फोन के, बिना किसी काम के, सिर्फ बैठकर क्या किया था? सीईओ हंसा। उसने कहा थी, हाँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो सोचता हूं कि बैठना समय की बर्बादी है। और यहीं पर ईस्टर ने उसे एक चैलेंज दिया। उसने कहा, कल सिर्फ 20 मिनट के लिए अपने ऑफिस की सबसे असुविधाजनक कुर्सी पर बैठिए। कोई फोन नहीं, कोई किताब नहीं, कोई संगीत नहीं, बस आप और आपके विचार। अगले दिन सीईओ ने ऐसा किया। वो बैठा और पहले 5 मिनट तो उसे ऐसा लगा जैसे दीवार पर चढ़ रहा हो। उसकी पीठ में दर्द था, वो बोर हो रहा था, उसे लग रहा था कि उसका दिमाग फट जाएगा। लेकिन फिर 10वें मिनट के आसपास कुछ हुआ। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक ऐसा आइडिया जो उसकी कंपनी की एक बड़ी समस्या का हल था। वो आइडिया उसे पिछले 6 महीनों में कभी नहीं आया था, जब वो लगातार मीटिंग्स और कॉल्स में व्यस्त था। ये कहानी सिर्फ एक सीईओ की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हमने अपने जीवन को इतना एंटरटेनिंग बना लिया है कि हमारे पास सोचने का समय ही नहीं बचा। हर खाली पल को हम भरने की कोशिश करते हैं, मेट्रो में, लाइन में खड़े होकर या फिर सोने से पहले। हम बोरियत को एक बीमारी समझते हैं, जबकि यह एक दवा है। ईस्टर इस अध्याय में एक और शानदार उदाहरण देते हैं। वो बात करते हैं डिस्कम्फर्ट रिट्रीट की। उन्होंने एक प्रयोग किया जहां लोगों को बिना खाने, बिना फोन के और बिना किसी आराम के 3 दिन जंगल में बिताने को कहा गया। पहले दिन तो सब चिल्लाते रहे, मुझे भूख लगी है, मैं ऊब गया हूं, ये जगह बेकार है। लेकिन दूसरे दिन एक अजीब शांति छा गई। लोग आपस में बात करने लगे, उन्होंने अपने बचपन के किस्से सुनाए, उन्होंने गाने गाए। तीसरे दिन तक वो लोग उस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि जब हम असुविधा को गले लगाते हैं तो हमारा दिमाग खुल जाता है। हम वो चीजें देखने लगते हैं जो हम पहले नहीं देख पाते थे। हम अपने अंदर की आवाज सुनने लगते हैं जो हमेशा से थी, लेकिन नोटिफिकेशन के शोर में दब गई थी। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको याद है आखिरी बार जब आपने कुछ नहीं किया था? मतलब सच में कुछ नहीं, बस खिड़की से बाहर देखा हो या छत पर लेटे हुए बादलों को गुजरते देखा हो। अगर नहीं, तो आप द कंफर्ट क्राइसिस के शिकार हो चुके हैं। ईस्टर कहते हैं, बोरियत रचनात्मकता की जननी है। जब आप बोर होते हैं तो आपका दिमाग भटकने लगता है, वो नए कनेक्शन बनाता है, वो उन समस्याओं का हल ढूंढता है जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। लेकिन हमने इस प्रक्रिया को मार दिया है। हमने अपने बच्चों को भी सिखा दिया है कि बोर होना बुरा है। जैसे ही कोई बच्चा कहे, मम्मी मैं बोर हो रहा हूं, हम तुरंत उसके हाथ में आईपैड थमा देते हैं। हम उसे यह मौका ही नहीं देते कि वो अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाए। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि हम मशीन नहीं हैं, हम इंसान हैं, और इंसान न होने का मतलब है कभी कभी बेचैन होना, कभी कभी ऊबना और कभी कभी असहज महसूस करना। यही वो पल हैं जहां हम सच में जीते हैं। याद रखिए, आराम आपको कमजोर बनाता है, असुविधा आपको मजबूत। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। अध्याय 4, द कोल्ड ट्रूथ अबाउट मॉडर्न कंफर्ट। कल्पना कीजिए, आप एक ठंडी बर्फीली सुबह में जागे हैं। आपके कमरे का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। आपके पास कोई हीटर नहीं, कोई कंबल नहीं, बस आप और वो ठंड। अब बताइए, आप कितनी देर तक बिस्तर पर पड़े रहेंगे? शायद 1 मिनट भी नहीं। आप उछलकर खड़े हो जाएंगे, अपने हाथ पैर हिलाएंगे, खून को दौड़ाएंगे।
आपका शरीर खुद को गर्म करने के लिए एक मशीन की तरह काम करने लगेगा। लेकिन आज हमने इस प्राकृतिक प्रक्रिया को मार डाला है। कैसे? हमने अपने चारों ओर एक सुखद, गर्म लेकिन झूठी दुनिया बना ली है। इस अध्याय का नाम है द कोल्ड ट्रूथ अबाउट मॉडर्न कंफर्ट, आधुनिक आराम के बारे में ठंडा सच। माइकल ईस्टर कहते हैं कि हमने अपने जीवन से असुविधा, डिस्कंफर्ट को पूरी तरह खत्म कर दिया है, और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। वे एक बेहद रोचक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते थे। उनके पास न तो हीटर था न एसी। वे ठंड में कांपते थे, गर्मी में पसीना बहाते थे, और हैरानी की बात यह है कि वे हमसे ज्यादा स्वस्थ थे। क्यों? क्योंकि उनका शरीर लगातार चुनौतियों का सामना कर रहा था। ठंड उनके शरीर को मजबूत बनाती थी, गर्मी उनके मेटाबॉलिज्म को तेज करती थी। लेकिन हमने अपने घरों को 22 डिग्री पर सेट कर लिया है। हमने अपनी कारों को 20 डिग्री पर रखा है। हमने अपने ऑफिस को 24 डिग्री पर एडजस्ट किया है। हमने का थर्मल बबल बना लिया है, एक ऐसा बुलबुला जहां न ठंड है न गर्मी। अब सुनिए एक संवाद। लेखक अपने एक दोस्त से बात कर रहे हैं, पछताते हैं, जो हमेशा ठंड से शिकायत करता है। दोस्त: यार, ये सर्दी मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मैं तो हीटर के सामने बैठा रहता हूं। लेखक: लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा शरीर ठंड से लड़ना भूल गया है? जब तुम हीटर के सामने बैठते हो तो तुम अपने शरीर की प्राकृतिक गर्मी पैदा करने की क्षमता को कमजोर कर रहे हो। दोस्त: तो क्या मैं ठंड में कांपता रहूं? लेखक: हाँ, थोड़ी देर कांपना तुम्हारे लिए अच्छा है। यह तुम्हारी मांसपेशियों को सक्रिय करता है, तुम्हारे ब्राउन फैट को जलाता है और तुम्हारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। यह सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन यह सच है। लेखक बताते हैं कि जापान में एक परंपरा है जिसे सोरेन कहते हैं, सर्दियों में बर्फीले पानी से नहाना। वे इसे शरीर और आत्मा को मजबूत करने का तरीका मानते हैं, और आज के वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि ठंड के संपर्क में आने से हमारे शरीर में नॉरपेनेफ्रिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, जो हमें ऊर्जा देता है और हमारे मूड को बेहतर बनाता है। लेकिन हमने इस सब को भुला दिया है। हमने आराम को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य बना लिया है, और यही हमारी कमजोरी है। लेखक कहते हैं, हमने अपने शरीर को एक नाजुक फूल की तरह पाला है, जबकि हमें एक मजबूत पेड़ की तरह बनना चाहिए था। यही है द कोल्ड ट्रूथ अबाउट मॉडर्न कंफर्ट का सार। आपको अपने आराम से बाहर निकलना होगा, तभी आप सच में जी पाएंगे। अध्याय 5, द हंगर हैबिट एंड द साइंस ऑफ स्टारवेशन। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हमारे दिमाग में हर रोज चलती रहती है, भूख। लेकिन ये वो भूख नहीं है जो आपको रात 2 बजे फ्रिज खोलने पर मजबूर कर देती है। ये वो भूख है जो हमारी आदत बन चुकी है, जिसे हम हंगर हैबिट कहते हैं। कल्पना कीजिए, आप ऑफिस में बैठे हैं, काम का दबाव है, बॉस का मैसेज आया है और आपका दिल धड़क रहा है। अचानक आपको लगता है कुछ खा लूं। ये भूख नहीं है दोस्तों, ये आपका दिमाग है जो आपको बता रहा है कि डर लग रहा है, चिंता हो रही है, चलो कुछ खा लेते हैं। इस अध्याय में लेखक एक बहुत ही रोचक प्रयोग के बारे में बताते हैं, मिनेसोटा स्टारवेशन एक्सपेरिमेंट। 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वैज्ञानिकों ने 36 स्वस्थ युवकों को लिया और उन्हें 6 महीने तक सिर्फ आधा खाना दिया। वो जानना चाहते थे कि भूख का इंसानी दिमाग पर क्या असर होता है, और जो हुआ वो चौंकाने वाला था। ये लड़के धीरे धीरे खाने के अलावा कुछ और सोचना ही भूल गए। वो घंटों बैठकर खाने की रेसिपी पढ़ते रहते। एक लड़के ने तो अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने एक सपना देखा कि मैं एक विशालकाय सैंडविच हूं और कोई मुझे खा रहा है। ये मजाक नहीं है दोस्तों, ये वास्तविकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तब हुई जब ये प्रयोग खत्म हुआ। जब इन लड़कों को वापस सामान्य खाना दिया गया तो उनमें इनसे कई खाना नहीं रोक पाए। उनका दिमाग पूरी तरह से बदल चुका था। वो हर वक्त खाने के बारे में सोचते रहते। कुछ ने तो अपनी नौकरी छोड़ दी ताकि वो पूरा दिन खा सकें। अब यहां मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ उन लड़कों के साथ हुआ? नहीं, आज हम में से ज्यादातर लोग उसी मानसिकता में जी रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है
कि हमारे पास खाना भरपूर है, लेकिन हमारा दिमाग अब भी उसी स्टारवेशन मोड में फंसा हुआ है। अध्याय 6, द एंड ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मैराथन। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दौड़ में शामिल हैं जो 50 साल से चल रही है। आपने इसकी शुरुआत में अपने जूतों के फीते कसे थे और अब आपके बाल सफेद हो गए हैं। यह कोई साधारण मैराथन नहीं है। यह हमारे पूर्वजों की वह अदृश्य दौड़ है जो उन्होंने आराम और सुविधा की तलाश में शुरू की थी। माइकल ईस्टर अपनी किताब द कंफर्ट क्राइसिस में हमें बताते हैं कि हम इस दौड़ के अंतिम छोर पर खड़े हैं और यहां आकर हमें एहसास होता है कि हमने जीत के लिए नहीं बल्कि खुद को हराने के लिए दौड़ लगाई है। ईस्टर कहते हैं, हम आराम को जीवन का लक्ष्य समझ बैठे, लेकिन आराम ने हमें कमजोर बना दिया। यह अध्याय एक चौंकाने वाले सच से शुरू होता है। हमारे शरीर और दिमाग को थोड़ी सी असुविधा चाहिए ताकि वे मजबूत बने रहें। वे एक रोचक उदाहरण देते हैं जापान के एक गांव की कहानी, जहां बुजुर्ग लोग 90 साल की उम्र में भी खेतों में काम करते थे। जब एक शोधकर्ता ने पूछा, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, तो एक 85 वर्षीय किसान ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं आराम से नहीं बल्कि इसीलिए जी रहा हूं क्योंकि मैं हर दिन थोड़ा संघर्ष करता हूं। आराम तो मौत के बाद मिलेगा। ईस्टर ने अपने एक दोस्त, जो एक पूर्व सैनिक है, से बातचीत का जिक्र किया है। वह दोस्त कहता है, तुम जानते हो, मुझे युद्ध में सबसे ज्यादा याद वो रहा आते हैं जब मैं बारिश में भीगता था, कीचड़ में सोता था और भूखा रहता था। लेकिन मैं उन पलों को कोसता नहीं हूं, क्योंकि उन्हीं ने मुझे सिखाया कि मैं कितना मजबूत हूं। आज मेरे पास गर्म बिस्तर है, एयर कंडीशनर है, लेकिन मैं पहले से ज्यादा कमजोर महसूस करता हूं। यह संवाद हमें बताता है कि हमने अपने जीवन से असुविधा नाम की दवा को पूरी तरह खत्म कर दिया है और अब हम बीमार पड़ रहे हैं। ईस्टर फिनलैंड के एक प्रयोग का जिक्र करते हैं। वहां के लोग सर्दियों में बर्फीले पानी में तैरते हैं। जब एक पर्यटक ने पूछा, ये पागलपन क्यों करते हो, तो एक स्थानीय व्यक्ति ने जवाब दिया, हम ठंड से लड़ने के लिए ऐसा नहीं करते। हम ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि हमारा शरीर याद रखे कि वह कितना गर्म हो सकता है। यह छोटी सी कहानी अध्याय की मुख्य बात को समझाती है। जब हम खुद को थोड़ी असुविधा में डालते हैं तो हमारा शरीर और दिमाग दोनों जाग जाते हैं। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। अध्याय 7, द विल्डरनेस क्योर। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूं उस जगह पर जहां फोन का नेटवर्क नहीं है, जहां गूगल मैप काम नहीं करता और जहां आपको अपनी रसोई का चूल्हा छोड़कर आग जलानी सीखनी पड़ती है। यह है द कंफर्ट क्राइसिस का 7वां अध्याय, द वाइल्डरनेस क्योर, यानी जंगल का इलाज। माइकल ईस्टर ने इस अध्याय की शुरुआत एक अजीब और गरीब अनुभव से की है। वे बताते हैं कि कैसे वे एक ऐसे शिविर में गए जहां लोग जानबूझकर अपने स्मार्टफोन, घड़ियां और यहां तक कि किताबें भी छोड़ आते हैं। अब सोचिए, एक आदमी जो पूरी किताब कंफर्ट क्राइसिस लिख रहा है, वो खुद अपने आराम को छोड़कर जंगल में जा रहा है। यह तो वैसा ही है जैसे कोई शेफ भूखा रहकर खाने की किताब लिखे। अध्याय में एक शानदार संवाद है। ईस्टर शिविर के एक अनुभवी से पूछते हैं, हम इतना सब क्यों छोड़ रहे हैं? हमारे फोन, हमारी घड़ियां, ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। वो अनुभवी मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, माइकल, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं, तुम्हारी जिंदगी का बहाना है। ये सब चीजें तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि तुम व्यस्त हो, जबकि असल में तुम सिर्फ विचलित हो। यहां ईस्टर एक बेहद रोचक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि हम सब एक कंफर्ट बबल में रहते हैं। ये बबल हमारे घर का एयर कंडीशनर है, हमारी कार का हीटर है, हमारा सॉफ्ट बेड है, लेकिन इस बबल के अंदर हम एक और बबल बनाते हैं, डिस्ट्रैक्शन बबल। ये हमारा फोन है, हमारी स्क्रीन है, हमारा इंस्टाग्राम है, और इन दोनों बबल के अंदर हम असली जिंदगी से कट जाते हैं। अब आइए इस अध्याय के मुख्य विचारों पर आते हैं। ईस्टर कहते हैं कि जंगल में जाने का मतलब सिर्फ पेड़ पौधों के बीच घूमना नहीं है। यह एक तरह का डिटॉक्स है, लेकिन सिर्फ शरीर का नहीं, दिमाग का। वे बताते हैं कि जब आप जंगल में होते हैं तो आपका दिमाग एक अलग मोड में चला जाता है। इसे वे सॉफ्ट फैसिनेशन कहते हैं।
यानी आपका दिमाग बिना किसी मेहनत के, बिना किसी दबाव के चीजों को देखता रहता है। पत्तियों का हिलना, पानी का बहना, पक्षियों का चहचहाना। यह वैसा ही है जैसे आप बिना कुछ किए समुद्र की लहरों को देखते रहते हैं। कभी कभी सबसे अच्छा इलाज वह होता है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, जहां डॉक्टर की जगह पेड़ होते हैं और दवा की जगह खुली हवा। और शायद, बस शायद, हम सबको थोड़ी जंगल की जरूरत है, भले ही वो हमारे घर के पास का एक छोटा सा पार्क ही क्यों ना हो। अध्याय 8, द कंफर्ट क्राइसिस सॉल्यूशन। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज आपके हाथ की दूरी पर है। खाना, पानी, गर्मी, ठंडक, मनोरंजन, सब कुछ। आपको भूख लगी? 2 मिनट में खाना टेबल पर। ठंड लगी? हीटर चालू। बोरियत हुई? फोन उठाइए। यह आराम की दुनिया है और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। माइकल ईस्टर ने इस पूरी किताब में हमें बताया कि कैसे आराम ने हमें कमजोर बना दिया है। लेकिन अब इस आखिरी अध्याय में वह हमें बताते हैं कि इसका समाधान क्या है। और समाधान बहुत सरल है। असुविधा को गले लगाओ। यह सुनने में अजीब लगता है ना? हम अपनी जिंदगी भर आराम की तलाश में भागते रहे हैं और अब कोई कह रहा है कि हमें असुविधा चाहिए। लेकिन सोचिए, जब आप जिम में पसीना बहाते हैं तो आपको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वह दर्द, वह थकान आपको मजबूत बनाती है। यही बात जिंदगी के बाकी हिस्सों पर भी लागू होती है। ईस्टर एक कहानी सुनाते हैं। वह एक आदमी से मिलते हैं जो अलास्का के जंगलों में रहता है। यह आदमी हर सुबह बर्फीले नदी में नहाता है। ईस्टर पूछते हैं, इतनी ठंड में नहाना पागलपन है। वह आदमी हंसता है और कहता है, पागलपन नहीं दोस्त, ये मेरी सुबह की दवा है। ये मुझे याद दिलाता है कि मैं जिंदा हूं। ये मेरी रीढ़ को सीधा करता है। समाधान ये नहीं है कि आप अलास्का चले जाएं और बर्फ में नहाएं। समाधान छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक दिन बिना फोन के बिताते हैं, या एक दिन बिना गर्म पानी के नहाते हैं, या एक दिन बिना किसी शिकायत के गुजारते हैं। ये छोटी छोटी असुविधाएं आपको फिर से जीवित महसूस कराएंगी। ईस्टर एक और उदाहरण देते हैं। वह एक ऐसे शख्स से मिलते हैं जो हर हफ्ते एक दिन फास्टिंग करता है, सिर्फ पानी पीता है, खाना नहीं खाता। यह आदमी कहता है, जब मैं भूखा होता हूं तो मेरा दिमाग साफ हो जाता है। मैं समझ पाता हूं कि मुझे असल में क्या चाहिए और क्या सिर्फ आदत है। यह सुनकर ईस्टर को समझ आता है कि हमारी ज्यादातर इच्छाएं असली जरूरतें नहीं हैं। अब बात करते हैं इस किताब के मुख्य संदेश की। यह कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये एक ऐसी चेतावनी है जो हमारे सोफे, एयर कंडीशनर और डिलीवरी एप्स के पीछे छिपी है। ईस्टर कहते हैं, हमने अपनी जिंदगी से हर तरह की बेचैनी खत्म कर दी है, लेकिन साथ ही खत्म कर दी है जीने की क्षमता। उदाहरण के लिए, किताब में एक शिकारी कबीले का जिक्र है, हैड्जा जनजाति। वो लोग दिन में सिर्फ 4-5 घंटे काम करते हैं, बाकी समय आराम करते हैं, लेकिन उनकी सेहत हमसे कहीं बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो डिस्कंफर्ट को गले लगाते हैं, भूख, ठंड, थकान। ईस्टर कहते हैं, हमारा शरीर उस चीज के लिए बना है जो उसे मुश्किल लगती है, ना कि आसान। बस 1 मिनट रुकिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो एक बार सोचिए, आपने आज जो सुना वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो क्यों ना इस कंफर्ट क्राइसिस से बाहर निकलने का पहला कदम उठाएं? सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस किताब को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।